हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? अगर आप भी बाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन को पढ़ेंगे, जो कि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब इसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम अणुसंख्यक गुणधर्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बिलियन के वे भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब हमारे पास एक घोल है, तो उसमें जैसे पानी और चीनी का घोल है, तो चीनी हो गई उसमें विलय और पानी हो गया बिलियन, मतलब वो हो गया 1 बिलियन पानी और चीनी का। तो उसमें जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, मतलब चीनी पर निर्भर करेंगे, ना कि विलय के कणों की प्रकृति पर। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो सबसे पहले आप इस नाम को तोड़िए, अणु प्लस संख्यक। तो इसका सीधा सा क्या मतलब होगा? इसका सीधा सा मतलब होगा संख्या पर निर्भर करने वाला गुण। मतलब आप इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी बारात में गए हैं और वहां पर आप हलवाई से यह नहीं पूछते कि कितने अमीर लोग आए हैं या फिर कौन कितना वजनदार है। आप क्या करेंगे? आप सिर्फ इतना ही देखेंगे, या जो घर वाले हैं वो सिर्फ इतना ही देखेंगे कि यहाँ पर जो भीड़ है वो कितनी आई है, और उसी के हिसाब से खाना बनेगा। तो केमिस्ट्री में भी अणुसंख्यक गुणधर्म के गुण जो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपने क्या घोला है। जैसे आपने चीनी घोली या नमक घोला या फिर आपने यूरिया घोला, बल्कि इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने कितने कण यानी कितने पार्टिकल्स उसमें घोले हैं। अब आते हैं हम अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार पर। तो अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। हमारा फर्स्ट प्रकार कौन सा है? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? तो क्वथनांक में उन्नयन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप चाय बना रहे हो, और मान लो जो पानी है चाय बनाने के लिए वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लेकिन अगर आप उसमें चीनी या नमक मिला दें तो जो पानी है उसको उबलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि वो जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। मतलब जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी की जल्दी गलने के लिए नमक डालते हैं, लेकिन वैसे हम स्वाद के लिए तो हम डालते ही हैं नमक। तो ये क्या होगा? अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल टी बी इक्वल के बी मल्टीप्लाई एम। और यहाँ पर के बी क्या है? के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और एम यहाँ पर मोललता है। तो अब हम इसको क्वथनांक के उन्नयन को डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये है हमारा डायग्राम। तो आप इस डायग्राम में देखो, जो बाईं ओर का बीकर है उस बीकर में हमारे पास शुद्ध विलायक है, और इसे गर्म करने पर इसका जो वाष्पीकरण होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, और यह अपने क्वथनांक तापमान मतलब T0 पर उबलने लगता है, क्योंकि इसका जो वाष्प दाब होता है वो जल्दी ही वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब इस बीकर के दाईं ओर को देखिए, इसमें विलायक के साथ अवाष्पशील विलय मिलाया गया है, जिससे यह एक विलयन बन गया है। विलयन मतलब एक सॉल्यूशन बन गया है। अब इसमें विलय के कणों के कारण सतह से जो वाष्पीकरण होता है वो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, इससे इसका वाष्प दाब कम हो जाता है।
तो वाष्प दाब कम होने के कारण अब हम इसे उबालेंगे तो उसे उबालने के लिए हमें और अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसलिए क्वथनांक में उन्नयन होता है। अब बीच के 3D ग्राफ में साफ देखा जा सकता है कि जो शुद्ध विलायक है, जो नीली सतह का जो वाष्प दाब हमेशा विलयन मतलब इसमें जो लाल सतह है उससे ऊपर ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि तापमान के अक्ष पर इन दोनों के उबलने के तापमान का जो अंतर है उसे हम डेल टी भी कहते हैं, और इसका इक्वेशन क्या होगा, डेल टी वी इक्वल टी बी माइनस टी नॉट बी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हिमांक में अवनमन। अब मान लीजिए अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ बनता है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ मिला दें जैसे कोई अशुद्धि, तो उसे जमने के लिए और ज़्यादा ठंडक और कम टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, मतलब हमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम करना पड़ेगा। तो जिसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो हिमांक होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाता है। इसीलिए तो जो पहाड़ों में गाड़ी के रेडिएटर होते हैं उसमें एंटी फ्रीज मिलाते हैं ताकि उसमें पानी ना जमे। तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल टी एफ इक्वल के एफ मल्टीप्लाई एम, और यहाँ पर के एफ क्या है, यहाँ पर भी के एफ है, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसे भी हम पहले डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये है हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर दाईं ओर देखें, जब हम इसमें विलय मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। जैसे विलय कोई चीनी, नमक या फिर यूरिया मिलाएंगे या कुछ भी मिलाएंगे, कोई भी विलय, तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। और इसी कारण अब इसे जमाने के लिए हमें तापमान को शुद्ध विलायक के हिमांक मतलब शुद्ध विलायक के जो फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ होता है उससे भी नीचे गिराना पड़ता है, जिसे हम नया हिमांक टी एफ कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं बीच के ग्राफ में टी नॉट एफ एंड टी एफ के बीच का जो अंतर है वही हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल टी एफ इक्वल टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किशमिश को पानी में डालोगे तो वह फूल जाती है। क्यों, किशमिश क्यों फूलती है, क्यों, क्योंकि जो पानी होता है वो बाहर से अंदर की तरफ भागता है, और इस भागने या दबाव को रोकने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वही परासरण दाब होता है। एंड यह जो होता है यह कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर विलायक का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, और इस प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब को हम परासरण दाब कहते हैं, और इसे पाई से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा पाई इक्वल सी आर टी, और यहाँ सी क्या है, यहाँ पर सी है सांद्रता, आर है यहाँ पर गैस नियतांक, और टी है हमारा यहाँ पर तापमान। अब इसे भी हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। इस डायग्राम को गौर से देखिए। अब आप इस डायग्राम के बाईं ओर गौर से देखिए, हमारे पास एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो शुद्ध विलायक और शक्कर के विलयन को अलग करती है, डिफरेंट करती है। तो परासरण में विलायक के जो अणु होते हैं
वो उस झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं, मतलब सेल्फ ही उस ओर बहने लगते हैं। अब दाईं ओर का हिस्सा देखो, पराशरण का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम विलयन की यानी सॉल्यूशन की तरफ से एक बाहरी दबाव, एक बाहरी प्रेशर लगाते हैं। तो वह जो न्यूनतम अतिरिक्त दबाव होता है जिसे लगाने पर विलायक का झिल्ली से होकर विलयन में जाना पूरी तरह रुक जाए, उसे ही हम पराशरण दाब कहते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल आई एम आर टी। आई स्मॉल होगी एंड एम आर टी कैपिटल होगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे जैसे विलय की सांद्रता बढ़ती है, पराशरण दाब भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। लेकिन जब हम नीचे से इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए और इक्वल एक्स बी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।